ओके। सो हमने अब तक हमारा जो लेसन है वो चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है। अब तक हमने जो डिस्कशन किया वो किया था क्लोनिंग वेक्टर तक। ठीक है, मतलब क्लोनिंग वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे करना है। ठीक है, तो उसका हमने डिस्कशन किया था। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे अगर आप इस पेज पर देखोगे यहाँ पे, 1 मिनट। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो हम पहले देख लेते हैं, एंड देन वी विल जंप इनटू द नेक्स्ट पार्ट। ओके। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टूल्स डिस्कस किया, क्लोनिंग वेक्टर हमने डिस्कस किया। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कॉम्पिटेंट होस्ट, प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोरिएक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें का डिस्कशन हम आज के सेशन में करेंगे। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। 1 मिनट। ओके, सो शुरू करते हैं कॉम्पिटेंट ऑफ होस्ट से। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल गोइंग टुवर्ड दी आवर सेशन। ठीक है। सो आपके लिए क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन। सो क्वेश्चन क्या है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर, मतलब एंटीबायोटिक्स का रोल क्या होता है, वो किस लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर वो यूज किए जाते हैं, या वो एक हेल्दी वेक्टर डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं, या कल्चर को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए किए जाते हैं यूज, या जो सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, मतलब वहां से हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ सीक्वेंस उसमें होता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है, और 30 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। ओके, चलो। और अगर आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो सोचिए उसके बारे में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है दैट इज द सिलेक्टेबल मार्कर। वो एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज होता है। अब सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होगा कि जो हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, या जो हमारा वेक्टर रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा सीक्वेंस रहता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रहेगा। और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सीक्वेंस के वजह से हमें जीन वहां पर ऐड करना है, ये हमें पता चलता है। उसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, सो इसके वजह से उससे बोला जाता है सिलेक्टेबल मार्कर। बाकी ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। हेल्दी वेक्टर उससे तैयार नहीं होता है। कल्चरल फ्री इन्फेक्शन जो है ये भी रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। और रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए ओरा नाम का एक रीजन रहेगा हमारे वेक्टर पर, प्लाज्मिड पर, वहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट। अब कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या होता है अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब होगा कि एक गेटवे। किसके लिए गेटवे रहेगा? ये गेटवे रहेगा हमारा रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए हमने बनाया है, या हमने जो प्लाज्मिड को डेवलप किया उसको वेक्टर के फॉर्म में डेवलप किया है। ठीक है, मतलब उसमें फॉरेन डीएनए हमने ऐड किया, वेक्टर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये वेक्टर फॉर्म होने के बाद में हमें इसको किसके अंदर एंटर करना पड़ेगा? पोस्ट सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा। कहाँ पर एंटर करना पड़ेगा? पोस्ट सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा।
और तभी इस होस्ट सेल से हमें क्या मिलेगा, डिजायरेबल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। इसी होस्ट सेल से फिर हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस रहती है, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, होस्ट को मजबूर करते हैं, ठीक है, या होस्ट को मतलब कंफर्टेबल करते हैं प्लाज्मिड को अंदर एंट्री देने के लिए, या वेक्टर को अंदर एंट्री देने के लिए, मतलब सेल के अंदर एंट्री देने के लिए। तो होस्ट का मतलब रहेगा यहाँ पर सेल, स्पेसिफिक सेल, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कंपेटेंट होस्ट। ओके, ठीक है। सो चलो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, ठीक है। अब डीएनए क्या है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल रहता है डीएनए, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल रहता है। और हमें पता ही है कि हमारा जो सेल रहता है उसका अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, बाइलिपिड लेयर उस पर देखने को मिलेगा। मतलब बाहर की ओर इस तरीके से हमें हाइड्रोफिलिक पोर्शन देखने को मिलता है। ये जो पोर्शन रहता है ये हाइड्रोफिलिक रहेगा, और अंदर का पोर्शन रहता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अंदर का पोर्शन रहेगा हाइड्रोफोबिक। और फिर से इनसाइड सेल वाला पोर्शन, मतलब सेल के अंदर वाला जो पोर्शन रहता है वो फिर से रहता है हाइड्रोफिलिक। अब यहाँ पर हमारा डीएनए है कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक पोर्शन से वो एंटर नहीं हो सकता, मतलब यहां तक तो वो आ जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। बट इस पोर्शन से वो एंटर नहीं हो सकता, बिकॉज ये वाटर हीटिंग है, ठीक है, ये वाटर हीटिंग है। इसके वजह से तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके वजह से बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरियल सेल मतलब हमारा ये होस्ट सेल हो सकता है, इसको हमें कंपेटेंट करना पड़ेगा। कंपेटेंट करना पड़ेगा मतलब इसको हमें कंफर्टेबल करना पड़ेगा, जिसके मदद से इजीली क्या हो, यहां से डीएनए एंटर हो पाए इनसाइड द होस्ट सेल, सेल के अंदर एंटर हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को यूज करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, उसे हम कहेंगे कि जो डाइवैलेंट कटायंस रहते हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ पर ये जो प्रोसेस देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं हीट शॉक, ठीक है। और उसके पहले जो हमने देखा तो उसमें क्या है कि डायवैलेंट कटाइन, डायवैलेंट कटाइन जो रहेंगे, मतलब कैल्शियम है समझो, जो डाइपॉजिटिव जिसे हम कहते हैं कैल्शियम डाइपॉजिटिव, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशंस के अंदर हम कुछ टाइम तक हमारे जो सेल्स है उसको रखते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि सेल जो रहेगा उसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके वजह से डीएनए इजीली अटैच हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए निगेटिव चार्ज रहता है, तो डीएनए इजीली अटैच हो जाएगा सेल के साथ में। और उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं हीट शॉक मेथड। अब हीट शॉक मेथड क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा सॉल्यूशन हमारे पास है। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, आइस पर रखेंगे, मतलब वेरी कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, या कोल्ड जो एनवायरनमेंट है वो उसको देंगे, टेम्परेचर डाउन रहेगा वहां पर, ठीक है। और सडनली वो जो सेल है स्पेसिफिक जो हमारा सैंपल है उसको 42 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले हमने उसको रखा आइस पे, फिर डायरेक्टली लेके गए 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके वजह से क्या होगा कि सडनली हमारा जो मेम्ब्रेन रहता है सेल का, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन रहता है इसमें आ जाएंगी गैप, इसमें गैप आ जाएगी, और गैप आने के बाद ये डीएनए इजीली वहां पे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो ये जो रहेगा इससे कहा जाता है हीट शॉक मेथड। ये आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम होस्ट को कॉम्पिटेंट कर रहे हैं, जो हमारा फॉरेन डीएनए रहता है उसको एनगल्फ करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने CaCl2 से ट्रीट किए, जिसके वजह से प्लाज्मिड का अटैचमेंट यहाँ पर हो गया। वो होने के बाद में हमने हीट शॉक मेथड दिया 2 मिनट तक, और उसके बाद में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारा प्लाज्मिड पूरी तरीके से एंटर कर चुका है हमारे होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गई। और दूसरी मेथड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, उससे कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। सो इलेक्ट्रोपोरेशन का हम डायग्राम ही देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर हमें सेल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर प्लाज्मिड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा टारगेट है हमारा कि इसको हमें एंटर करवाना है सेल के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि प्लाज्मिड और ये जो सेल का सारा सैंपल रहता है उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करेंगे, मतलब एक कंट्रोल पल्स रहती है, पल्स का मतलब एक शॉक जनरेट वहां पर करेंगे, ठीक है। और वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने के वजह से क्या होता है कि फिर से हमारी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ का जो मेम्ब्रेन रहेगा वो क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। और ओपन अप हो जाने के बाद इसके अंदर आराम से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो प्लाज्मिड है, वो एंटर हो पाएगा। और उसके बाद में वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहां से हटा देंगे, जिसके वजह से फिर से वो कंप्लीट जो हमारा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सील्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके का जो सिस्टम है उसे हम कहा कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। अब इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद भी कुछ मेथड्स हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। फर्स्ट है उसमें नेक्स्ट मेथड, ठीक है, जिसे कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। अब माइक्रो इंजेक्शन बहुत ही एक फेमस और टारगेटेड मेथड है, ठीक है। अब टारगेटेड मेथड का मतलब क्या होता है कि इससे होने वाली जो प्रोसीजर रहेगी, मतलब इससे जो भी चीजें या इससे होने वाला जो इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही क्या बोलेंगे हम, सुटेबल रहेगा, या बोलेंगे कि एग्जैक्ट रहेगा, मतलब वो होना ही है ऐसा। तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या रहता है, एक छोटा सा माइक्रो पिपेट रहता है इस तरीके से। और यहाँ पर हम इस माइक्रो पिपेट के मदद से सेल को होल्ड करके रखते, पकड़ के रखते। और यहाँ पर एक इंजेक्शन रहता है, लिटरली एक इंजेक्शन रहता है जिसे कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन, जिसे हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। अब क्या होता है कि इस माइक्रो इंजेक्शन में हमारा सैंपल रहता है, जो हमारे प्लाज्मिड्स हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वगैरह, ये यहाँ पर रहेंगे ठीक है। और उसके बाद में इस सेल को होल्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पिपेट, ठीक है, पिपेट के मदद से। और उसके बाद में यहाँ पर सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है, मतलब हमारा जो टारगेटेड डीएनए उसको ऐड किया जाता है, उसे हम कहेंगे माइक्रो इंजेक्शन मेथड। नेक्स्ट है बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक मेथड को हम जीन गन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। जो माइक्रो इंजेक्शन इंजेक्शन मेथड है वो एलेक जैफेरी नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं यूएसए में, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर ये सबसे पहले किया था, उन्होंने जो है इसको हमें बताया था, मतलब इन्वेंशन इसका उन्होंने किया था, ठीक है, 1933 में। हाँ, सो नेक्स्ट मेथड रहेगा बायोलिस्टिक, जिसे हम जीन गन मेथड भी कहते हैं। अब जीन गन मेथड में क्या होता है कि हमारा जो सैंपल रहता है, ठीक है, जो सैंपल रहता है उसको कोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन या गोल्ड। तो उससे कोट किया जाएगा, और कोट करने के बाद एक गन जैसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो आप। तो हाई वेलोसिटी से उसको बम्बार्ड किया जाता है हमारे टारगेटेड सेल के ऊपर। अब टारगेटेड सेल के ऊपर जब हम उसको बम्बार्डेड करते हैं, तो ये गोल्ड के मदद से, टंगस्टन्स के मदद से क्या होता है, हमारा जो प्लाज्मिड है या हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एंटर हो जाता है होस्ट सेल के अंदर। अब ये बायोलिस्टिक जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड जो है जनरली प्लांट्स सेल के लिए हम यूज करते, प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। यहाँ एक महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूट है, जैसे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट उसे कहा जाता है, आईसीएआर का इंस्टीट्यूट। वहां पे ये बायोलिस्टिक जीन गन का यूज किया जाता है कॉटन प्लांट को रिकॉम्बिनेंट करने के लिए, या कॉटन का जो टारगेटेड सेल रहता है उसको रिकॉम्बिनेंट करने के लिए। लास्ट में यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट हमें दिख रहा है, दैट इज द डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स, ठीक है। अब डिसआर्म पैथोजन का मतलब क्या है, जैसे सिंपल एग्जांपल मैं अगर दूं, तो रेट्रो वायरसेस जो रहते हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है, या रेट्रो वायरस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो आरएनए वायरस है, जैसे एचआईवी वायरस हो गया, इस तरीके से।
तो ये रेट्रोवायरस का एक एबिलिटी रहता है सेल्स को इन्फेक्ट करने का, ठीक है। अब उसका ये एबिलिटी हम यूज करेंगे, ठीक है, बट उसके पहले उसको क्या करेंगे, डिसआर्म। डिसआर्म का मतलब क्या होगा कि उसका जो पैथोजन सिटी है, मतलब पैथोजन एबिलिटी जो रहता है, उसका पैथोजन वाला एबिलिटी, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको नल कर देंगे, जिसके वजह से वो पैथोजन का एबिलिटी तो उसमें नहीं रहेगा, बट इंसर्शन का एबिलिटी उसके अंदर ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। और इस इंसर्शन के एबिलिटी से क्या होगा कि ये एज अ वेक्टर काम करेगा और एंटर कर पाएगा हमारे सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल से मेथड्स है जिसे हम कंपिटेंस ऑफ पोस्ट कहते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर एंट्री हो पाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। चल, तो इसी के बाद हाँ, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जीन गन है, ठीक है। उसके बाद में ये माइक्रो इजेक्शन प्रोसेस है, ये जीन गन प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, मतलब हमने डीएनए फ्रैगमेंट को जनरेट किया, अब उसको सेपरेट करना है तो हम कैसे करें। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस से करें, रिएक्शन मैपिंग से करें, या सेंट्रीफ्यूगेशन से करें। जल्दी जल्दी आंसर करो, 30 सेकंड आपके पास में है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है डीएनए सेपरेशन के ऊपर। डीएनए सेपरेट हम किस मेथड से करेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो मेथड है, जिससे हम क्या करते हैं, डीएनए का डुप्लीकेशन करते हैं, तो ये मेथड या ये ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोफोरोसिस। सो इलेक्ट्रोफोरोसिस इज द करेक्ट आंसर, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का मतलब होता है कि जो अननोन डीएनए रहता है, ठीक है, या जो हमें पता नहीं है डीएनए का स्ट्रक्चर, उसको देखना, उसको एनालाइज करना, तो उससे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम सेल्स और उसके डेब्रिज, उसको सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो चलिए नेक्स्ट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का होल प्रोसेस है, उसके अंदर ये हमें 6 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। एक एक स्टेप को हम डिटेल में देखेंगे। पहला स्टेप यहाँ पर है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब सबसे पहली चीज क्या रहेगी कि हमें जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमें जेनेटिक मटेरियल हमने जो आइसोलेट किया है उसको कट करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को एम्पलीफाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसको इंसर्ट करना है सेल के अंदर, और फिर हमें उसके बाद मिलेगा प्रोडक्ट, और लास्ट में रहता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वगैरह थोड़े नए वर्ड है, ये समझने में थोड़ी हमें टाइम लगेगा, बट सिंपल है। तो एक एक प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहला रहेगा आइसोलेशन। अब डीएनए का आइसोलेशन कैसे करना है, तो डीएनए कहाँ पर हमें मिलता है, तो डीएनए हमें सेल के अंदर मिलता है। ठीक है। तो हम मैकेनिकल क्रशिंग करेंगे पहले सेल का, मतलब सेल का जो आउटर लेयर रहता है जिससे हम कहेंगे हमारा मेम्ब्रेन, मतलब सेल का मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद में हमें उसके अंदर के डिफरेंट कंपोनेंट वहां पर मिल जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अगर किसी सेल में सेल वॉल है, तो सेल वॉल जो है ब्रेक करने के लिए हमें स्पेसिफिक एंजाइम की मदद लेनी पड़ती है। जैसे अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें लाइजोजाइम्स की मदद लेनी पड़ती है। लाइजोजाइम्स क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेकआउट करेंगे। प्लांट का जो सेल वॉल है उसे सेलुलेज एंजाइम ब्रेक करेगा। उसी तरीके से फंगस जो है, ठीक है, उसका जो सेल वॉल रहता है उसे काइटिनेज एंजाइम जो है वो ब्रेक करता है। बिकॉज हमें पता है प्लांट का सेल सेलुलोज से बना है, फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है, इस वजह से। ठीक है। अब हमने सब ब्रेकआउट कर लिया, हमने मैकेनिकल क्रशिंग कर ली, तो हमें ऐसा डिफरेंट पोर्शन देखने को मिलता है सॉल्यूशन में। हमें आरएनए देखने को मिलेंगे, प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड्स है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। अब ये सारा हमारे पास है, बट हमारा टारगेट क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए की जरूरत पड़ेगी, और इसी वजह से हम और इसको एक एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। अब उस एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट में अगर हमें आरएनए को रिमूव करना है, तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, राइबोन्यूक्लियेजेज, या आरएनएज भी कहा जाता है उसको। ठीक है। तो ये आरएनए क्या करता है, आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है। आरएनए को रिमूव करेगा वहां से। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल को वहां से हटाना है, तो प्रोटीएज को यूज करना पड़ेगा। तो बिकॉज प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, उसको वो हटा देगा। ठीक है। मतलब हमने आरएनए हटाए, प्रोटीन को हटाया, और उसके बाद हम वो जो हमारा सैंपल रहता है उसको चिल्ड इथेनॉल के साथ हमें ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब चिल्ड इथेनॉल इसलिए क्योंकि चिल्ड इथेनॉल इंपॉर्टेंट होता है डीएनए का प्रेसिपिटेशन करने के लिए। ठीक है। अब चिल्ड क्यों यूज करते हैं इथेनॉल, हम इथेनॉल सिंपल वाला भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट, बट चिल्ड ही क्यों, तो चिल्ड इसलिए कि हमारा डीएनए डीनेचुर ना हो। ठीक है। और इसी वजह से चिल्ड इथेनॉल क्या करेगा, डीएनए का प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर आपको स्पूफिंग दिख रही होगी। ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर एक रॉड डाला हुआ है, और रॉड के अराउंड ये आपको प्रेसिपिटेड डीएनए दिख रहा है। ये जो पार्ट है ना, इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेड डीएनए। ठीक है। तो इसको कहा जाता है सॉरी स्पूलिंग, इसे कहा जाता है स्पूलिंग, स्पूफिंग में। ओके। तो ये जो स्पूलिंग रहता है, स्पूलिंग का मतलब क्या होगा कि जो एक तरह का वेब वो वहां पर फॉर्म होता है, और वो वेब जो है उस रॉड के अराउंड जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है या अटैच होता है, हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है। तो चिल्ड इथेनॉल हमने डाला, हमें यहाँ पर मिला डीएनए का सैंपल। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस रहता है कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। अब ये डीएनए का कटिंग स्पेसिफिक लोकेशन पर कौन करेगा, हमने अब तक जो डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डीएनए रहता है, जो हमें चिल्ड इथेनॉल का ट्रीटमेंट देने के बाद जो डीएनए हमें मिला था, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में डाइजेस्ट करने के लिए रख देंगे। ठीक है। और रखने के बाद हमें जो नेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, उसके अंदर हमारे पास आएंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स। ओके। अब ये डीएनए फ्रैगमेंट आने के बाद कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट हमें चाहिए,
और कौन सा नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा सेपरेट। और सेपरेट करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस मेथड यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्लीटली अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ओके। अब अगैरो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगैरो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर हम कुछ इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो आपको पता ही है डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है, डीएनए के ऊपर चार्ज है निगेटिव चार्ज। तो डीएनए कहां पर सर्कुलेट होगा, मतलब समझो कि ये एक समझो लेक है, ठीक है, एक लेक हम मानते हैं या स्विमिंग पूल है। और इस स्विमिंग पूल के अंदर हमने क्या किया, डीएनए के सैंपल को डाल दिया। और यहाँ पर हमने समझो पॉजिटिव के साथ या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा, मतलब एक पॉजिटिव वायर हमने यहाँ पर रखा, यहाँ पर हमने एक निगेटिव वायर रखा। अब डीएनए के पास कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो ये डीएनए कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। और इस पॉजिटिव पोल को कहा जाता है एनोड, ठीक है, बिकॉज वहां पे निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और इसी वजह से डीएनए जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब ये जो कंप्लीट इलेक्ट्रोफोरोसिस का प्रोसेस रहता है, इसको एटलीस्ट 4 to 6 आवर लगते हैं, मतलब सेपरेशन ऑफ डीएनए को 4 to 6 आवर लगेंगे, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। और उसमें जो यूज होता है वो होता है अगैरो जेल। पहले हम इलेक्ट्रोफोरोसिस देखते हैं, उसके बाद क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगैरो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो इसको ये जो स्लाइड है इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये एक सेपरेशन पावरफुल सेपरेशन मेथड है, जो क्या करता है, डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करता है, ठीक है। अब इस मेथड से हम साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो 500 to 30,000 बेस पेयर के जो डीएनए रहेंगे उसको हम सेपरेट आउट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। और कौन से बेस पर सेपरेट करते हैं हम, साइज के बेस पर, चार्ज के बेस पर और शेप के बेस पर। अब साइज मतलब आपको मोस्ट ऑफ साइज को ही ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली चार्ज हमें पता है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब साइज का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे देखो कि ये हमारा अगैरोस जेल है। अब ये अगैरोस क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बट ये अब थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब ये अगैरोस जेल है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, डीएनए का सैंपल डाल दिया। ओके, इसमें भी हमने डीएनए डाल दिया, इसमें भी हमने डीएनए डाल दिया। तो इस तरीके से तब होगा क्या कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, डीएनए यहाँ पर क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो जो छोटा डीएनए रहता है वो साइज में जो छोटा रहता है वो क्या होगा, और हल्का भी रहेगा तो वो क्या होगा, आगे निकल जाएगा। मतलब छोटे डीएनए के सीक्वेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये 500 बेस पेयर का यहाँ पर हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 20,000 बेस पेयर के जो है डीएनए देखने को मिलेगा। तो बड़ा वाला सीक्वेंस जो है वो पीछे रहेगा। मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे आपके स्कूल में रेस लग गई समझो, जो दौड़ रहे हैं, दौड़ने वालों में जो पतले लोग हैं, ठीक है, जो पतले लोग रहते हैं, जो थीन है वो आगे चले जाएंगे, और जो थोड़े जिनका डेंसिटी ज्यादा है, वजन ज्यादा है, वो पीछे रह जाएंगे। बस वही सेम चीज हमें इस अगैरो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में देखने को मिलती है। अब उसके बाद इसको मटेरियल क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफोरोसिस चेंबर चाहिए, अगैरो जेल चाहिए, बफर चाहिए, कॉम, डीएनए लैडर, स्टेनिंग एजेंट, और जो सैंपल टू बी सेपरेट, ठीक है। मतलब इतना सारा मटेरियल की जरूरत हमें पड़ेगी। तो ये इक्विपमेंट रहता है इलेक्ट्रोफोरोसिस का। ये माइक्रोपिपेट है, ठीक है, इससे कहा जाता है माइक्रोपिपेट, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको इसे कहा जाता है कोम्स। और ये जो दिख रहा है ये है हमारा इलेक्ट्रोफोरोसिस चेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है इलेक्ट्रोफोरोसिस मेथड जो रहेगा वो परफॉर्म होगा। अब अगैरो जेल जिसकी हमने बात पहले की थी, तो अगैरो जेल क्या है, तो अगैरो जेल हमें मिलता है सीवीड से। कौन से सीवीड से, अगैरो बायोज नाम का जो सीवीड रहेगा वहां से हमें मिलेगा।
ये एक पाउडर रहता है और इस पाउडर को है ना प्रिपेयर किया जाता है, मतलब उसको गर्म किया जाता है, उसके अंदर पानी डाला जाता है और उसके बाद में एक जेल या जेली फॉर्म इसका बन जाएगा। और ये पोरस रहता है, मतलब छोटे छोटे होल्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। बफर का काम सिंपल रहता है कि जो H2O रहता है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस के वजह से पीएच जो है वो अफेक्ट होगा। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बफर को यूज करते हैं। जनरली हम ट्रिस बफर जो है वो यूज करते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है। सो स्टेनिंग ऑफ डीएनए का मतलब, अब देखो डीएनए जो है वो हमारे खुले आंखों से हमें दिखता नहीं, तो उसके वजह से हमें इसमें स्टेनिंग एजेंट को ऐड करना पड़ेगा। अब स्टेनिंग एजेंट करेगा क्या? तो स्टेनिंग एजेंट आफ्टर सेपरेशन ऑफ डीएनए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ये हमें डीएनए का जो अस्तित्व है, डीएनए का अस्तित्व इन द सेंस जो सेपरेट हुए डीएनए है, डीएनए कहां तक गए हैं, बैंड, उसे बैंड ऑफ डीएनए कहा जाता है वैसे, उस बैंड को ये शो करता है। ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में अगर उस जेल को हम रखते हैं आफ्टर द सेपरेशन, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होने के बाद में, तो हमें वहां पर बैंड देखने को मिलेंगे। जनरली ऑरेंज कलर के बैंड हमें देखने को मिलते हैं, रेडिश और ऑरेंज कलर के। ठीक है। और ये जो स्टेनिंग एजेंट रहता है उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड किया जाता है जेल के अंदर ही। ठीक है। ये कॉम से कॉम का यूज रहता है वेल का फॉर्मेशन करने के लिए। मतलब समझो कि ये जेल हमने प्रिपेयर कर लिया, तो जेल प्रिपेयर करने के बाद में बीच में ऐसा कॉम को डाला जाता है। ठीक है। तो कॉम की वजह से ऐसे होल्स का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, होता है। तो इसे हम कहते हैं वेल्स। ठीक है। तो ये वेल्स है और वेल्स के अंदर क्या पुट अप करते हैं हम, सैंपल को पुट करते हैं। सैंपल को पुट करते हैं, डीएनए का जो सैंपल रहेगा हमारा उसको हम पुट करेंगे। ठीक है। लैडर का मतलब क्या होगा, डीएनए लैडर, ये नोन सैंपल रहता है। ये क्या रहता है, नोन सैंपल। मतलब समझो ये हम एक जेल यहाँ पर हमने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर हमने वेल्स डेवलप किए और इस दो में हमने अननोन सैंपल डाले। ठीक है, अननोन सैंपल। ठीक है। तो ये अननोन सैंपल का एक बैंड मुझे यहां पर मिला, दूसरा बैंड मुझे यहां पर मिलता है, बराबर है कि नहीं? तो इस मतलब ये जो लास्ट वाला हमने वेल छोड़ दिया, यहां पर हम डालेंगे डीएनए का लैडर। तो लैडर क्या रहेगा, एक नोन सैंपल रहेगा। अब इस नोन सैंपल के वजह से हमें पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लैडर में से हमें यहाँ भी एक बैंड मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, इस तरीके से। तो ये जो बैंड है हमें पता है कि ये पहला बैंड इसका 500 बेस पेयर 500 बेस पेयर का है, दूसरा 1000 का है, तीसरा समझो मान के चलो कि 1500 का है, और फोर्थ बेस सॉरी जो हमारा बैंड है वो 2000 बेस पेयर का है। ठीक है। तो लैडर के वजह से हमें ये पता चल रहा है कि या इसके पैरेलल में जो बैंड आएगा अननोन सैंपल का, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें पता चला कि वो क्या है, 2000 बेस पेयर वाला है। और उसी तरीके से यहाँ पर जो हमें सैंपल मिला वो 1000 बेस पेयर वाला है। तो लैडर एक गाइड करता है हमें कि जो अननोन सैंपल है उसका बेस पेयर क्या रहेगा। ठीक है। तो वो काम रहता है हमारे लैडर का। ठीक है। सो यहाँ पर कंप्लीट मेथड है। सबसे पहले हम अगैरो जेल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसको कूल होने देंगे, इथिडियम ब्रोमाइड को उसमें ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में हम फोम को डालते हुए असेंबली में उसको पोर करेंगे। पोर करने के बाद में हम बफर को ऐड करेंगे, सैंपल को लोड करेंगे, मार्कर वगैरह सारी चीजें उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जेल को हम वोल्टेज देंगे और उसके बाद हम सेपरेट आउट होने के बाद जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रहता है वहां पर रिजल्ट देखेंगे। मतलब इस प्रोसेस से हमें डीएनए का सेपरेशन देखने को मिलेगा या डीएनए सेपरेट हो जाएगा। अब डीएनए सेपरेट होने के बाद में क्या करना है, अब डीएनए का मतलब हमारे पास इस तरीके से जो है एक कंप्लीट
ये देखो, ये हमारा जेल है, ठीक है, आफ्टर सेपरेशन। मतलब सेपरेशन होने के बाद में इस तरीके से जेल देखने को मिलेगा। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में हम उसको देख रहे हैं। ये ऑरेंज कलर के बैंड्स हमें मिले हैं। अब बैंड हमें मिले हैं, बट इसको फर्दर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी लेके जाना है। मतलब डीएनए सेपरेट हुए तो इस सेपरेटेड डीएनए को हमें निकालना पड़ेगा। और इस सेपरेटेड डीएनए को जो निकालने का मेथड रहता है, इसे कहा जाता है इल्यूशन। ठीक है, इसे कहा जाता है इल्यूशन। तो इल्यूशन में हम क्या करते हैं, ये देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जेल है हमारा। जेल से हम वो स्पेसिफिक टुकड़ों को निकाल देते हैं। जैसे हम केक कट करते हैं, जैसे ये केक है समझो हमारा, केक में हमने समझो बीच का पोर्शन कट किया, उसी तरीके से इस जेल से हम कुछ पोर्शन को कट करते हैं और हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसको यूज करते हैं। सो हियर यू कैन सी डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द अगैरो जेल। अगैरो जेल से डीएनए बैंड्स को कट करेंगे, उससे हम कहेंगे इल्यूशन। ठीक है, द कटआउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स डीएनए एंड कट वेक्टर आर मिक्स एंड लाइगेज इज एडेड, इट क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और हमारा जो वेक्टर है उसको हम ऐड कर देंगे, जिसके वजह से हमें हमारा कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सैंपल मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है, जो सेपरेशन मेथड ऑफ डीएनए है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो, हमेशा जो सैंपल रहता है हमारे पास में, वो एडिक्वेट अमाउंट में रहेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब भरपूर मात्रा में रहेगा ही, उसकी गारंटी नहीं। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल छोटा सा सैंपल भी रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, शायद आपने एक फिल्म देखी होगी जुरासिक पार्क, फर्स्ट पार्ट। जुरासिक पार्क में क्या करते हैं कि मॉस्किटो जो रहता है, जो जो फॉसिल्स मॉस्किटो है, उसके ब्लड से डीएनए सैंपल को निकाला जाता है। और वो छोटा सा डीएनए सैंपल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल रखता है। ऐसा उस फिल्म का कॉन्सेप्ट है। मे बी ये पॉसिबल फिलहाल नहीं है, ठीक है, कि एक सिंपल डीएनए सैंपल से हम पूरा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी और प्रोसेसेस रहेगी। ठीक है, चलो। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर डीएनए का है, तो उससे हम बहुत सारा डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। और उसी मेथड को हम कहते हैं पीसीआर मेथड। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जहां पर एक कंटिन्यू चेन रिएक्शन चलता है, जिसके वजह से हमें क्या मिलेगा, डीएनए का सैंपल मिलेगा। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन, जैसे फॉरेंसिक साइंस में इसका एप्लीकेशन, किसी मर्डरर ने मर्डर करके वो भाग गया, बट जिसका मर्डर किया उसके नाखूनों में उसके बाल रह गए। अब वो एक बाल जो रहता है उससे भी हम डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पीसीआर मेथड से करेंगे। तो पीसीआर मेथड एक इनविट्रो मेथड है। इनविट्रो मतलब शरीर के बाहर, मतलब सिस्टम के बाहर होने वाला मेथड, या लैब में चलने वाला मेथड, जिससे हम क्या करते हैं कि डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस एंड प्राइमर। ठीक है, तो प्राइमर, आई थिंक यू नो अबाउट द प्राइमर। पॉलीमरेज भी हमें पता है। तो हम शुरू करते हैं अभी पीसीआर मेथड। ठीक है, सो पीसीआर मेथड में हम 3 स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहला है डीनेचुरेशन, नेक्स्ट है एनेलिंग मेथड, एंड तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन मेथड। ठीक है, सो डीनेचुरेशन मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए रहता है जिसका हमें पीसीआर करना है, ठीक है, उसको हिट देते हैं। तो हिट देने के बाद में ऑब्वियसली क्या होगा कि उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और टूटने के बाद हमें ये सेपरेटेड स्टैंड मिलते हैं। अब सेपरेटेड स्टैंड मिलने के बाद में हम वहां पर करेंगे एनेलिंग प्रोसेस। अब एनेलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि हम वहां पर प्राइमर्स को अटैच करते हैं। अब प्राइमर क्यों, बिकॉज प्राइमर के मदद से ही डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब एनिलिंग हो जाने के बाद, मतलब हमने प्राइमर को अटैच करवाया, और प्राइमर अटैच हो जाने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे डीएनए पॉलीमरेज। आई थिंक आपको ये बात पता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो रहेगा वो क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन वहां पर शुरू कर देगा। बट
यहाँ पर जो हमारे बॉडी में पॉलीमरेज यूज होता है उसको हम यूटिलाइज नहीं करते, उसको यूज नहीं करते, तो फिर क्या करते? तो हम एक नया पॉलीमरेज यहाँ पर यूज करते हैं जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। थर्मस इक्विटिकस नाम का एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो उससे जो पॉलीमरेज हमें मिलता है उसे कहा जाता है टैग पॉलीमरेज। अब ये टैग पॉलीमरेज हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज टैग पॉलीमरेज जो रहता है वो हीट को रेजिस्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पर देखना कि हम जब डीनेचुरेशन कर रहे थे तब हमने क्या कर दिया, इसका हीट बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। और उसके अंदर मतलब इस हीट के अंदर काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी टैग पॉलीमरेज की, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर हम डीनेचुरेशन के लिए बढ़ाते हैं? तो 94 डिग्री तक हम जाते हैं, ठीक है। एनेलिंग में प्राइमर 52 डिग्री सेल्सियस में वहां पर हम अटैच करते हैं, और एक्सटेंशन में हम टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं, जो कि हमने थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से जो है यहाँ पे इस टैग पॉलीमरेज को निकाला है, ठीक है। उसका हम पॉलीमरेज को यूज यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन आपको दिख रही है इससे कहा जाता है पीसीआर मशीन। ये रहते रहेंगे पीसीआर के कंपोनेंट। पीसीआर के कंपोनेंट में आएगा हमारा डीएनए सैंपल, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। पीसीआर ट्यूब, फिर से बफर रहेगा यहाँ पर टैग पॉलीमरेज। अब ये सारा जो प्रोसीजर रहता है ये हम हाथ से नहीं कर सकते, इसमें मिस्टेक्स हो सकते। तो इस वजह से हम इस पीसीआर मशीन में ही सारी चीजें लोड कर देते हैं। या आप देख सकते हो फिर से पीसीआर प्रोसेस। सबसे पहली प्रोसेस है डीनेचरिंग, 95 डिग्री पर हो रही है। फिर 55 डिग्री पर एनिलिंग हुआ यहाँ पर, और एक्सटेंशन 72 डिग्री पर हो रहा है। तो ये सारा प्रोसेस एक मशीन के अंदर होता है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम is used in case of fungus to cause release DNA along with other macromolecules। मतलब डीएनए अगर हमें फंगस से निकालना है तो कौन सा एंजाइम हम यूज करेंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए? हमारे ऑप्शन है लाइजोसाइम, सेलुलेज, काइटिनेज और अमाइलेज। ओके, सो इसका सिंपल सा आंसर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जो फंगस रहेगा, ठीक है, उसका जो वॉल रहता है वो काइटिन से बना हुआ है। काइटिन नाम का एक शुगर है, ठीक है, इससे बना हुआ है। तो काइटिनेज एंजाइम को हम यूज करेंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसके बाद में ही उसके अंदर का डीएनए हमें जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास अभी मतलब हमने प्रोसीजर किया इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जिसके वजह से हमें हमारा डीएनए मिल गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास में आ गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास में आने के बाद में उसको हमें क्या करना है, होस्ट में इंसर्ट करना है। कैसे करना है, कॉम्पिटेंट होस्ट में हमने वो डिस्कस किया है। तो जब हम उसको इंसर्ट करेंगे तो हमें पता है कि उसके पास स्पेसिफिक जीन है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का जीन। जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर उस स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए में है या वेक्टर के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, जो होस्ट सेल है, मतलब जिस होस्ट सेल के अंदर हम उस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं वो बनेगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल, ठीक है। और ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल है, मतलब हम अगर एक अगार प्लेट डेवलप करते हैं, उसके ऊपर वो होस्ट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसको वहां पर अगर ग्रो करते हैं, और उस वहां पर अगर हम एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को ऐड करते हैं उस अगार में, तो हमें जो ग्रो हुए हुए जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है, उनके पास कौन सी एबिलिटी रहेंगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की एबिलिटी रहेगी। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है इसका ही मतलब वो क्या रहेगा कि रिकॉम्बिनेंट रहेगा। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो नहीं है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं रहेगा।
बिकॉज हमें पता है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंसी जो है वो हमारी वेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी थी। तो वेक्टर एंटर हुआ, इसका मतलब वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमने सेल के अंदर ऐड किया, सेल हो गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा होस्ट सेल है, रिसिपिएंट सेल है, ठीक है, उसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऐड किया, हो गया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है, इसके पास हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, और प्लाज्मिड के पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला जीन है। नॉन ट्रांसफॉर्म के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। न्यूट्रिएंट मीडियम हमने लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने एम्पिसिलिन डाला। ओके, और उसके बाद यहाँ पर दोनों तरह के अगर बैक्टीरिया जाते हैं इस न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर, तो कौन से बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एबिलिटी किसके अंदर है, जिसके अंदर प्लाज्मिड है वो। इसका ही मतलब जो सेल यहाँ पर ग्रो हुए हैं वो कौन है, वो ट्रांसफॉर्म सेल है, ठीक है, जिनके जिनके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का एबिलिटी है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, होस्ट को सेपरेट करते हैं बाकी अदर सेल्स से, ठीक है। लास्ट पोर्शन अगर इसका हम देखते हैं, दैट इज द जीन प्रोडक्ट, जो है उसको ऑप्टेन करना। मतलब ये सारा चीज हम क्यों कर रहे हैं, हमने एक स्पेसिफिक प्रोटीन का जीन हमारे वेक्टर के अंदर डाला या होस्ट के अंदर डाला, तो इस होस्ट सेल को हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा जीन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो लास्ट पोर्शन हमारा रहेगा यहाँ पर जीन प्रोडक्ट को डेवलप करना। और जो जीन प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, बिकॉज वो क्यों होता है, हेट्रो लोगस पोस्ट के कारण हमें देखने को वहां पे मिलता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर जो है वो लैब के अंदर हम करते हैं। और लैब में भी एक जो कंपोनेंट रहता है जिसे कहा जाता है बायोरिएक्टर, उसके अंदर ये सारी प्रोसीजर हम करते हैं। तो बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर एक तरीके का वेसल है, ठीक है। और ये जो वेसल रहता है ये 100 to 1000 लीटर का कल्चर क्या कर सकता है यहाँ पे, कल्चर इन द सेंस मतलब वो जो मटेरियल रहेगा, ठीक है, वो उसको प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जिससे हमें एंजाइम मिल सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स मिल सकते हैं, ऐसा सब कुछ। और उसके बाद में ये जो बायोरिएक्टर रहता है, ये बायोरिएक्टर के अंदर ऐसी एबिलिटी रहती है या ऐसा सिस्टम रहता है जिसके अंदर हम सारी चीजें ऑप्टिमल कर सकते हैं। ऑप्टिमल इन द सेंस हमारे पास कंट्रोल रहता है, उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसके अंदर सॉल्ट क्या होना चाहिए, विटामिन, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, इन सारी चीजों का कंट्रोल रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया को या होस्ट सेल को जितनी चीजें चाहिए, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो चाहिए वो हम यहाँ पर दे सकेंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक डिजायर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके का बायोरिएक्टर रहता है, ठीक है। यहाँ पर बायोरिएक्टर में भी दो पार्ट रहते हैं, एक रहेगा सिंपल स्टीरर और दूसरा रहता है स्पार्क। स्पार्क और सिंपल में डिफरेंट इतना है कि स्पार्क वाला जो रहता है वहां पे गैस मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम ऐड कर सकते हैं, जहां पे लार्जर एरिया ऑक्सीजन जो रहता है वो स्पार्ज किया जाता है, अंदर उसको अंदर डाला जाता है, जिसके वजह से जो एरोबिक प्रोसेसेस है, ठीक है, वो प्रोसेसेस हम स्पार्ज में कर सकते हैं। जो सिंपल स्टीरर टैंक रहता है उसके अंदर एयर ऐड करना नहीं करना या एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ये बायोरिएक्टर के पार्ट है। एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी मतलब ऑक्सीजन डालने का सिस्टम, फोम कंट्रोल, क्योंकि प्रोसेस के अंदर फोम का फॉर्मेशन होगा उसको हम कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, पीएच को कंट्रोल करने का सिस्टम, और सैंपलिंग मतलब हमारा प्रोडक्ट बना या नहीं वो सैंपल टेस्ट करने के लिए। एजिटेटर सिस्टम मतलब वो जो सैंपल रहता है हमारा उसको कंटिन्यू हमें घुमाना पड़ता है, उसको स्टीरर करना पड़ता है कंटिन्यू, उसे हम कहते हैं एजिटेटिंग सिस्टम। ये इस तरीके का ये मोटर है जो एजिटेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है।
यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर कुछ फैन जैसा हमें देखने को मिलता है, जो क्या करते सारा मटेरियल है उसको स्टीरर करते रहता है कंटिन्यू। ये थर्मल जॉकेट है, ठीक है, जो गर्म रखता है इसको, ठीक है। ये एयर यहाँ से अंदर एंटर करेगी, ठीक है। यहाँ से मीडियम हम डालेंगे, ठीक है, जो भी हमारा कल्चर मीडियम है वो सारी चीजें यहाँ से अंदर एंटर करेंगे। ओके, सो लास्ट में रहेगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा, देखो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ऐसी दो प्रोसेसेस हमें देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज में जहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अपस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब होता है हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म होने के पहले की जो तैयारी रहती है उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, हमने सब जो बायोरिएक्टर के अंदर प्रोडक्ट बना लिया, अब बनाने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो उसके अंदर क्या आएगा, जैसे रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल्स, मतलब जो इनसोल्यूबल चीजें हैं हमारे प्रोडक्ट में जो आई है उसको रिमूव करेंगे। आइसोलेशन करेंगे हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट का, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग के बाद में हमारे पास आता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट का मार्केटिंग वगैरह ये सारी चीजें जो है बाद में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस में आती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं या इश्यू रहते हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।